नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते हैं, आपसी रिश्ते हैं, उनमें तनाव क्यों हो रहा है। जब प्रधान सेवक पहली दफ़े प्रधान सेवक बने थे 2014 में, तो नेपाल गए थे और उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था। उसमें ऐसा भाषण दिया था कि बहुत से नेपाली जो सांसद थे वो भावुक भी हो गए थे। और तब एक नीति ऐसी अपनाई गई थी, नेबरहुड फर्स्ट, यानी जो पड़ोसी ममालिक हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको पहले उनको तवज्जो देंगे, फिर किसी और को देंगे। लेकिन होते होते कुछ ऐसा हुआ, 2015 में हमने नेपाल को लाल लाल आंखें दिखानी शुरू कर दी। 2015 में हमने उनकी सप्लाईज रोक दी। नेपाल, अगर आप नक्शे में निगाह डालें तो एक लैंड लॉक्ड देश है जो भारत की तरफ खुलता है और कोई समुंदर नहीं है, और एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ भारत है। उसका जो साजो सामान है वो कलकत्ता के बंदरगाह से होकर भी जाता है और सड़क के रास्ते से बीरगंज, रक्सौल जो एरियाज़ हैं वहाँ से होकर भी जाता है, रसद, सामग्री वगैरह जो भी है। हमने उस पर रोक लगा दी। नेपाल के लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई और उनके दिलो दिमाग में गुस्सा भी बहुत आया। गुस्सा इस बात से भी था कि हम हमेशा भारत को, जो भारत है, हम हमेशा नेपाल को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि ये तो हमारा छोटा भाई है। मुझे याद है जब नेपाल में भूकंप आया था तो एक कार्टूनिस्ट ने एक वो बनाई थी इलस्ट्रेशन, उसमें भारत माता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ में छोटा सा बच्चा है, वो नेपाल है, उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई है और ज़ख्म का, मतलब खून का निशान है, यहाँ पर ज़ख्म हुआ है और भारत माता रो रही है। नेपाल इसे पसंद नहीं करता। वो एक अपने आप में सशक्त सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, तो वो बराबरी की बात करता है। यहाँ पर हम उसे हमेशा, मतलब एक पेट्रोनाइजिंग सरपरस्त होकर हम बैठे हुए हैं। बहरहाल जब सप्लाईज बंद हुई तो चीन ने अपने रास्ते खोल दिए, सप्लाईज भेजनी शुरू कर दी। वैसे भी जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन के बहुत नज़दीक है और जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से भी है, इससे ही है। अब मैं आपको थोड़े से तथ्य बता दूँ। नेपाल का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसने आम राय से एक प्रस्ताव पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जिसमें एक नया नक्शा जारी किया जाएगा, कर चुका है नेपाल इनफैक्ट, जिसमें जो इलाके जिसे हम अपना कहते हैं वो शामिल हैं। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 इलाके। नेपाल का कहना है कि उसके इलाके हैं, हमारा कहना है कि नहीं हमारे इलाके हैं। ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसके जो प्रधानमंत्री जो हैं केपी ओली, जैसे मैं आपको बता रहा था, उन सब ने मतलब इसको आगे बढ़ाया है। वहाँ पर एक प्रावधान है कि 72 घंटे का समय दिया जाता है कि अगर किसी को ऐतराज़ हो या कोई संशोधन करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो वो कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो इसलिए आम राय बन गई है। अब विपक्ष भी साथ दे रहा है इस बिल का, इसलिए 2/3 बहुमत से जीतना बहुत आसान है, ये पास होना बहुत आसान है क्योंकि उनके पास ऐसी मेजॉरिटी है। तो जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने निराशा जताई है, मायूसी जताई है कि भारत चीन से तो बातचीत करने को तैयार हो जाता है, जाता भी है बात करने, हमसे बात नहीं करता, शायद वो हमें कमज़ोर मानता है, और ये बहुत मायूस करने वाली बात है। नेपाल के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं शिवमाया तुम्बाहंगफे, उन्होंने 30 मई को बोला था, उन्होंने 30 मई को ये बिल टेबल किया था और उसके बाद ये नक्शे में जो चेंज किए गए हैं वो आए हैं। 28 मई को भारत ने कहा था कि वो नेपाल से बातचीत करने को तैयार है। ये तब किया था जब नेपाल ने मैप, अपना नया नक्शा जारी कर दिया था, जिसमें ये मैंने आपको बताया जैसे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के इलाके थे। 8 मई को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नई सड़क का उद्घाटन किया था जो लिपुलेख का जो दर्रा है उत्तराखंड में, उसको कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है, जो चीन से जो रूट आता है उससे जोड़ता है। तो नेपाल ने इस पर एतराज़ जाहिर किया था। दरअसल ये जो एक सीमा जो माना गया है भारत और नेपाल की, काली नदी है, उसको माना गया, लेकिन दिक्कत ये है कि उसका जो उद्गम है, उसका जो स्रोत है, उसमें 5 या 6 धाराएँ हैं, मेरा ख्याल 6 धाराएँ हैं। तो ये मालूम नहीं है कि कौन सी मुख्य धारा है उसमें। आज के दिन तो हमारे पास सर्वे के लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, हम कर सकते हैं सर्वे, लेकिन हो सकता है तय हो जाए कि मुख्य धारा कौन सी, उससे भी फिर सीमा देखी जाए। बहरहाल ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि नेपाल जो हमारा सबसे नज़दीकी था, करीबी था, नेबरहुड पॉलिसी जो फर्स्ट की पॉलिसी है,
उसका बिल्कुल परखच्चे ही उड़ गए एक तरह से, जैसे चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, नेपाल के साथ हो, चीन के साथ हो, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ भी कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। नेपाल का जो है वो सदियों से हमारे साथ रहा है, तो ज़रूरी है कि उन्हें हम लाल लाल आँखें ना दिखाएं, उनको सम्मान देकर बराबरी के स्तर पर बात करें। हमने जो एक पूरा ढांचा बना रखा है आत्मनिर्भर होने का, जो ऊंची शिक्षा होती है, ऊंची तालीम होती है, हायर एजुकेशन, उसको लेकर उस ढांचे की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो लगातार नीचे आती जा रही है, क्योंकि उच्च शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बजट में कटौती हो रही है। ठीक है, इसकी एक मिसाल सामने आई है क्वाक्वारेली साइमंड्स। ये एक वर्ल्ड रैंकिंग देते हैं, ये QS वर्ल्ड रैंकिंग बोलते हैं इसको। तो 2021 की वर्ल्ड रैंकिंग दी है इन्होंने, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रैंकिंग करी है। तो टॉप जो 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उसमें भारत की सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, 3 संस्थानों का नाम है। ठीक है, और जो टॉप 500 है उनकी रैंकिंग में, टॉप 500 में सिर्फ 8 संस्थानों का नाम है, सिर्फ 8 500 में। और IIT बॉम्बे तो खैर है ही पहली 200 में, लेकिन उसका रैंक नीचे आ गया है। पिछले साल 152वां स्थान था उसका, और ये अब हो गया 172वां, एक साल के अंदर अंदर 20 पॉइंट नीचे आ गई है। IIT बॉम्बे के अलावा जो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने पहले 500 में जगह पाई है, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185वां स्थान, IIT दिल्ली 193वां स्थान, IIT मद्रास 275वां स्थान, IIT खड़गपुर 314वां स्थान, IIT कानपुर 350वां स्थान, IIT रुड़की 383वां स्थान, IIT गुवाहाटी 470वां स्थान। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो 500 में कहीं नहीं आती है, वो 501 से 510 के ब्रैकेट में आती है। और IIT हैदराबाद जो है वो टॉप 650 यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT हैदराबाद वो उनमें आती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आर रैंक्ड अमंग टॉप 700 ब्रैकेट। जो टॉप के 700 संस्थान हैं उनमें ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। उधर दूसरी तरफ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT बोलते हैं ऐसे, MIT, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, लगातार पिछले 9 साल से पहले नंबर पर आ रही है। उसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने हार्ड वर्क की वजह से तीसरे नंबर पर है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं ये। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड, तीसरे नंबर पर हार्वर्ड। जो हार्वर्ड जिसका जिक्र हमारे प्रधान सेवक ने किया था कि हार्ड वर्क या हार्वर्ड तीसरे नंबर पर है, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये चौथे नंबर पर है। टॉप 5 जो हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो इंग्लैंड की है उसमें शामिल होती है, तब ये टॉप के 5 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं दुनिया की। ये जो इसका जो मानदंड जो होते हैं, मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं, 6 होते हैं इसके पैरामीटर्स, 6 आधार होते हैं जिनके बिना पर यह तय किया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कितना रैंक देना है। एक तो एकेडमिक, शिक्षा का स्तर क्या है वहाँ पर। दूसरे रेपुटेशन, उसकी ख्याति कितनी है। तीसरे एम्प्लॉयर रेपुटेशन से क्या माना जाए, मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ। चौथे फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, कि कितने छात्रों पर एक प्रोफेसर है। फिर साइटेशन पर फैकल्टी, फिर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, कि मतलब दूसरे देशों से कितने विजिटिंग प्रोफेसर्स आते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो, और दूसरे देशों से कितने छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। हम शुरू से कहते हैं कि उच्च शिक्षा का ढांचा आज़ादी के बाद ही तय कर दिया गया था और उसमें निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया था। लिहाजा हमारे यहाँ जाल फैला हुआ है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, मेडिकल कॉलेजेस का, IITs का, IIMs का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह तमाम। इसको धीरे धीरे इस नेटवर्क को, इस पूरे जाल को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। इनके बजट कम कर दिए गए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उसके बजट कम कर दिए गए। कुछ लोगों ने तो कुछ अपने सेंटर भी बंद कर दिए, कुछ संस्थानों ने। हम मानते हैं कि हार्ड वर्क अपनी जगह है, लेकिन हार्वर्ड की भी जगह है, उच्च शिक्षा की जगह है। हम उम्मीद करते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ को, जो हमारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है भारत में, दुनिया में भी टॉप के 200 में आने का मौका मिलेगा। ऐसे हालात बनाए जाएंगे। नमस्कार।